हेलो दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने नगर की शहर के बाद पलंग का पहला पाया आता है और सांप को मार डालता है। राजा सांप को मरा हुआ देखकर बड़ा ही हतप्रभ रह जाता है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अगर पहला भाग नहीं देखा हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर पहला भाग देख सकते हैं। अब चलते हैं कहानी पर। जूते से गिरे नाग को देखकर राजा हतप्रभ रह जाता है और पलंग बनाने वाले को बड़ा इनाम देने की मन में ठान लेता है, लेकिन सोचता है कि अभी तो पलंग के एक पाए का कारनामा सुना है, आज और सोकर देखता हूँ, हो सकता है कि पलंग आज भी कोई नया कारनामा दिखाए। ऐसा सोचकर राजा ने अपनी दिनचर्या के सारे काम समय से समाप्त कर लिए और शाम के समय खाना पीना वक्त पर खाने के बाद, क्योंकि राजा को धक पलंग की लगी थी, जो कि राजा अपने विशेष शयन कक्ष में उसी पलंग पर सोने के लिए वक्त से पहले पहुंच गया और आराम करने लगा। और आराम करते समय हाथ लगाकर पायों को छू छू कर देख रहा था कि कल रात कौन सा पाया निकल कर गया था, लेकिन राजा को पलंग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिला और राजा गहरे सोच विचार में डूब जाता है। और राजा रात के 12 बजने का इंतज़ार करता है, लेकिन 12 बजने से पहले ही झूठ मूठ सोने का दिखावा करता है, लेकिन सोता नहीं है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो पलंग का दूसरा पाया अपने दोनों साथियों से कहता है, भाइयों, चौथे से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम दोनों से ही कह रहा हूँ कि इस नगर की सैर करने की मेरी बारी है। मेरे हिस्से का थोड़ा थोड़ा वजन सहन कर लो तो मैं भी इस नगर की सैर करके आता हूँ और सारा वाकया तुम्हें बताता हूँ। इतना सुनते ही उसके दोनों साथी कहते हैं, ठीक है भाई, जा, तू भी जा, लेकिन लौटना जल्दी। इस पर दूसरा पाया कहता है, हाँ भाइयों, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और इतना कहते ही दूसरे नंबर का पाया पलंग से निकलकर सैर करने के लिए चल दिया। सारे नगर में घूम लिया। चारों तरफ नगर की शांति को देखकर पाया बड़ा खुश था, लेकिन लौटते समय उसने देखा कि चोरों का ये गिरोह राजा के खजाने को चुराने में लगा हुआ है और खजाने को ढोकर ले जा रहा है। चोर नगर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि लौटते समय पाई की नज़र पड़ जाते हैं। नज़र पड़ते ही पाई ने चोरों से कहा कि राजा के खजाने को चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? अगर खैरियत चाहते हो तो माल को जैसे लाए हो वैसे ही राजा के खजाने में रख दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही चोर बोले, हम चोर हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते, अंजाम की परवाह तो तुझे करनी चाहिए। चोर इतना बोले ही थे कि पाया सभी चोरों पर टूट पड़ा और सभी के सर फोड़ डाले और सबको वहीं ढेर कर दिया और पाया वापस अपने स्थान पलंग में आकर लग गया। जैसे ही पलंग में पाया लगा वैसे ही साथी पाए बोले, भाई तूने भी आज बहुत टाइम लगाया लौटने में। भाइयों, कुछ पूछिए मत, क्यों, क्या हुआ? तो पाए ने पलंग से निकलने से लेकर चोरों को मौत की नींद सुलाने तक का सारा वाकया बता दिया। और पाया कहता है कि भाइयों, अगर राजा के पास किसी तरह से यह खबर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि राजा का सारा खजाना चोरों के शवों के साथ फला दिशा में नगर से कुछ ही दूरी पर पड़ा है। राजा सोने का बहाना करके पायों की सारी गतिविधियों को पहले से ही सुन रहा था और भोर होते ही दिन निकलने से पहले पलंग से उतरकर सबसे पहले अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों को लेकर पाए के बताए दिशा निर्देश के अनुसार चल दिया। और पाए ने जिस दिशा में जितनी दूरी पर सब बताया था, राजा ने वैसा ही पाया। सभी चोर मौत की नींद सोते हुए मिले और सारा खजाना उनके पास बिखरा मिला। यह सब देखकर राजा प्रफुल्लित हो रहा था कि वाकई यह पलंग क्या है, यह तो एक अनमोल रत्न है और इससे भी बड़ा हीरा है इसको बनाने वाला कारीगर जिसने इस पलंग का निर्माण किया। लेकिन मैं अभी 2 दिन और पलंग पर सोऊंगा, उसके बाद कारीगर को बुलाऊंगा। ऐसा मन में ठानकर तीसरे दिन भी राजा ने तत्परता के साथ अपना सारे दिन का कामकाज निपटाया और शाम को खाना पीना खाने के बाद तत्परता के साथ अपने शयन कक्ष की तरफ चल दिया और शयन कक्ष में वक्त से पहले पहुंचकर पलंग पर लेट गया और रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। राजा रोज़ की तरह 12 बजने से पहले सोने का नाटक करके आंख बंद करके पड़ जाता, लेकिन सोता नहीं था। तीसरी रात जैसे ही रात के 12 बजे
वैसे ही तीसरा पाया अपने साथी भाइयों से बोला, भाइयों मैं भी चौथे से तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिस्से का थोड़ा थोड़ा वजन तुम दोनों सहन कर लो तो मेरी भी इच्छा इस नगर की सैर करने की है। तो साथी पाए बोले, हाँ भाई क्यों नहीं, तुम भी जाओ और सैर करके आओ, तुम्हारे हिस्से का वजन हम सहन कर लेंगे। इतना सुनते ही तीसरा पाया पलंग से निकला और नगर की सैर के लिए चल दिया। सारे नगर में चारों तरफ शांति सद्भाव दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही पाया लौट रहा था कि रात में किसी दूसरे नगर का राजा अपना राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से फौज पलटन के साथ अपने राजा पर चढ़ाई करने आ रहा है। तो पाए ने जब यह सब देखा और सोचा कि रात में इतनी बड़ी फौज लेकर यह कौन आ रहा है, तो उसने वहां जाकर राजा से पूछा, तुम कौन हो और इतनी बड़ी फौज लेकर कहां जा रहे हो। इस पर राजा ने एक जवाब दिया कि हम इस शहर के राजा को बंदी बनाएंगे और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे। इतना सुनते ही पाया बोला, क्या तुम्हारे सर पर तुम्हारी मौत मंडरा रही है जो यहाँ रात में चढ़ाई करने आए हो। इतना सुनते ही राजा आंख तरेरते हुए बोला, अरे तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत, हमें मौत की धमकी दे रहा है, हम पहले तुझसे ही निपटते हैं। पाए ने जैसे ही इतना सुना, पाया पूरी सेना पर टूट पड़ा और इसका सर फोड़ उसका सर फोड़ सारी सेना बिछा दी, जिनमें से बहुत सारे सैनिक मर भी गए। राजा ने जब ये सेना का हाल देखा तो राजा अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। राजा के भाग जाने के बाद पाया अपने स्थान पलंग में आकर लग गया। पाया जैसे ही पलंग में आकर लगा, उसके साथी पाए बोले, भाई सैर करने में तूने भी बहुत समय लगाया। इस पर पाया बोला, भाइयों कुछ पूछो मत, क्यों क्या हुआ। तो पाया बोला, रात का फ़ायदा उठाकर दूसरे नगर का राजा अपने राजा पर चढ़ाई करने आ रहा था और अपने राजा को सोते हुए बंदी बनाकर राज्य हड़पना चाहता था। शहर से लौटते समय मेरा सामना उससे हो गया और मैंने उसको अच्छी तरह सबक सिखा दिया। उसकी आधी सेना मर चुकी है और आधे घायल हैं और राजा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। इतना सुनते ही पाए बोले, अरे भाई काम तो तू भी अच्छा करके आया है, आज तूने भी राजा सहित पूरे नगर को गुलाम होने से बचा लिया। राजा सोने का बहाना बनाकर पूरी रात उनकी बातों को सुन रहा था। जैसे ही सुबह का पहर शुरू हुआ तो पाई अपनी यथास्थिति में आ गए। भोर होते ही राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा जहां पाया सेना को घायल करके आया था। तो राजा यह सब बड़ी हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा, आज इस पलंग की वजह से मेरा राज्य बचा है, स्वयं मैं भी बचा हूँ। यह पलंग नहीं, मेरे लिए तो यह अवतार बनकर आया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, लेकिन आज की रात और मैं इस पलंग का कारनामा देखना चाहूँगा। इसके बाद इसके कारीगर को बुलाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा अपने महल आ जाता है और दिन भर अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए शाम को खाना पीना खाने के बाद राजा अपने शयन कक्ष की तरफ चल देता है और रोज की तरह समय से पहले पलंग पर जाकर लेट जाता है और रात के 12 बजने का इंतजार करता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चौथा पाया, जो कि शमशान की लकड़ी से बना था, कहता है, मैं किसी से नहीं कह रहा भाई, जिस किसी को पलंग के साथ चलना है वह अपने स्थान पर मजबूती से पलंग को पकड़ लें, कोई रह जाए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहते ही चौथे पाए ने पलंग सहित उड़ान भर दी और राजा को पलंग सहित लेकर उड़ते हुए स्वर्ग में लेकर जा पहुंचा, जहां स्वर्ग में राजा को बड़े बड़े सुंदर दृश्य देखने को मिले और वहां इंद्र की अप्सराएं रास यानी नाच गाना कर रही थीं, जो कि राजा ने पलंग पर लेटे हुए अप्सराओं के रास का आनंद लिया और जीते जी स्वर्ग यात्रा की। राजा ने अपने जीवन में ऐसा रास पहले कभी नहीं देखा था। रास देखने के बाद सुबह का प्रहर शुरू होने से कुछ घड़ियां पहले उसी शमशान की लकड़ी से बने पाई ने कहा, अब वापस चलने का वक्त हो गया है। जिस किसी को चलना हो पलंग को कसके पकड़ लेना, कोई रह जाए तो मुझे दोष मत देना। ये सब इशारा अपने साथी पायों की तरफ था और इतना कहते ही पाए ने वापसी उड़ान भर दी और कुछ ही पलों में अपने यथा स्थान पर राजा सहित पलंग को पहुंचा दिया। कुछ ही देर बाद सुबह का प्रहर शुरू हो गया और सभी पाए अपनी शांत अवस्था में हो गए। भोर होते ही राजा पलंग से उठा और अपने महल में
अपनी पटरानी को 4 दिन का सारा हाल कह सुनाया। हाल सुनकर रानी बहुत ही प्रफुल्लित हुई और राजा से कहा, महाराज, उस पलंग बनाने वाले को दरबार में बुलाकर सबके सामने हर खुशी से उसकी झोली भर देना। आज हम सुरक्षित हैं और खुश हैं तो उस कारीगर की वजह से, जिसने इस अनमोल और अनोखे पलंग को बनाकर हमें दिया। राजा रानी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद आनन फानन में अपनी कचहरी जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कचहरी पहुंचकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, आप रथ लेकर स्वयं उस कारीगर को लेने जाओगे और आदर सम्मान के साथ उस कारीगर को लेकर आओगे। और मंत्री ने राजा के आदेश को सराखों पर लिया और कारीगर को लेने चल दिया और मदन की झोपड़ी पर पहुंच गया, जहां मदन लकड़ी का कुछ सामान बाजार में बेचने के लिए तैयार कर रहा था। मदन के पास पहुंचकर मंत्री ने मदन से कहा, श्रीमान, आपको राजा साहब ने याद किया है और आपको लेने के लिए विशेष रथ भेजा है। कृपया आप चलने का कष्ट करें। और मंत्री मदन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजा ने मदन को देखा तो राजा अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ा और मदन से लिपट गया और बोला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, धन्य है तेरी कला को, धन्य है तेरे पलंग को। मैं मान गया तेरी कला को और मैं मान गया तेरे पलंग को। तूने सच ही कहा था कि तेरा पलंग स्वयं बताएगा। और पलंग ने मुझे अपनी कीमत समझा दी, बता दी कि वह अनमोल है, उसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह तो अनमोल है, अनोखा है। आज हम इतने खुश हैं कि उसके सामने तीनों जहां की खुशियां भी छोटी लगने लगती हैं। इसके बदले अगर तेरी कोई दूसरी इच्छा है तो हमें बता सकता है। तो मदन बोला, महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ठीक है, हम तुझे कल सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूरज ढलने तक पूरे दिन का वक्त देते हैं। हमारे राजकोष से जितना भी धन अपने सिर पर ढोकर तू ले जा सकता है, उतना ले जाना। वही इस पलंग की कीमत समझ लेना। और राजा ने मदन को विशेष दर्जा देते हुए सम्मान के साथ विदा कर दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी कहानी को लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।